गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग वंस अगेन अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिक्स का पोर्शन लेकर आए हैं। देखिए बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूं कि इससे पहले के क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में टॉपिक रीड कर रहे थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का टॉपिक। लेकिन आज हम एक नया यूनिट लेकर आए, क्योंकि बेटा थोड़ा सा ये टाइम टेकन यूनिट है और 13 मार्क्स आपके एग्जाम में गेन करता है। पहला लेक्चर होने के नाते ये लाइव लेक्चर लेके आए हूं उन हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल नहीं कवर है। कम से कम आप यहां से ऑप्टिक्स हमसे पढ़ के बिल्कुल बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। 13 नंबर का ये सबसे बड़ा यूनिट है क्लास 12th के फिजिक्स का, जिसका डिस्कशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक्स का पोर्शन कंटिन्यू करते हैं आज के अपने प्यारे से सेशन में। जल्दी से शेयर कर दीजिए एंड चलिए, सो लेट्स स्टार्ट our today's goal and our today's lecture। देखो, कम से कम अगर आपको रे ऑप्टिक्स में कुछ पढ़ना है, कम से कम अगर रे ऑप्टिक्स में आपको कुछ पढ़ना है तो बेटा 13 नंबर के लिए मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बता रहा हूं वीडियो के स्टार्टिंग में। क्योंकि आज नहीं, आप मेरा ये सेशन जब भी देखोगे, जब भी हमारे इस सेशन को देखोगे, आपको श्योर है कि यहां से 90% बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा हम बेसिक बता देते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आता है और क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हर बार ऑप्टिक्स में आते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग रे ऑप्टिक्स का डिस्कशन आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। रे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी, और खास तौर पे इसको कणीय प्रकाशिकी कहते हैं। मतलब रे की जब बात होती है तो कणीय प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। और आपके सिलेबस में जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स का, जो पोर्शन आपको वैसे तो 13 नंबर में आपको वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स दोनों इंक्लूड करके पढ़ना है। और हमारा जो जर्नी है, जो हमारा बेसिक टॉपिक है, डायरेक्टली हम लोग कदम रखेंगे बेटा परावर्तन टॉपिक से। मतलब एग्जाम में जो आने वाला टॉपिक है, अगर डायरेक्टली हम बात करें तो एक हल्का सीन आपको क्लियर होना चाहिए परावर्तन से, कि परावर्तन क्या है। सो लेट्स, फिर हम लोग एक हल्का सा बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि मिरर क्या होता है। फिर इसके बाद दर्पण के प्रकार, इट मीन्स अवतल और उत्तल ही ज्यादातर आते हैं, तो अवतल प्लस उत्तल का बेसिक हम लोग समझेंगे और सीधा हम लोग मूव ऑन कर देंगे अपवर्तन टॉपिक पे। अपवर्तन टॉपिक पे, और अपवर्तन में अगर कुछ हेलो बेटा सिमरन, बिल्कुल गुड इवनिंग बेटा, बिल्कुल गुड इवनिंग। और रे ऑप्टिक्स का बिल्कुल मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने इस प्यारे से सेशन में बेटा 14 नंबर आपके लिए क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ वही डिस्कशन करूंगा जो एग्जाम में आते हैं। पूरे ऑप्टिक्स, पूरे वेव ऑप्टिक्स को वैसे तो डीप लेवल पे भी कवर करेंगे और बेसिक से भी कवर करेंगे। रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिए, उम्मीद करता हूं कि शायद बेहतरीन सेशन हो। ठीक है, अपवर्तन के बारे में पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे एक हल्का सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा, सापेक्ष अपवर्तनांक का। क्योंकि बिना इसके पढ़े आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, तो सापेक्ष अपवर्तनांक का कॉन्सेप्ट भी हमें पढ़ना पड़ता है और इसके सवाल आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखेंगे तो 1 या 2 नंबर का, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के प्योर क्वेश्चन यहां से आए हुए हैं। और मैं फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दूं, वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c बाई म्यू, यहां से प्रकाश में सवाल आए हुए हैं। ठीक है, तो ये इतना हम पढ़ेंगे। और फिर फाइनली अपवर्तन की डेफिनेशन समझने के बाद, अपवर्तन का बेसिक डेफिनेशन समझने के बाद हम लोग सीधा मूव ऑन कर देते हैं क्रांतिक कोण पर। सीधा हम लोग मूव ऑन करते हैं क्रांतिक कोण पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्रांतिक कोण का मतलब कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, और खास तौर पे इसका न्यूमेरिकल एक तो जरूर प्रैक्टिस करना। मिनिमम से मिनिमम बेटा 1-2 सवाल इसका जरूर प्रैक्टिस करिए क्रांतिक कोण का। ठीक है, बिल्कुल मौर्य जी, बिल्कुल हेलो हाय बेटा, बिल्कुल। अब आगे चलते हैं, क्रांतिक कोण के जस्ट बाद सीधा बेटा कदम रखते हैं लेंस पर। मैं वही टॉपिक बता रहा हूं जो आपको इस समय पढ़ना चाहिए, पूरा मत पढ़ने बैठ जाना, नहीं तो डूब जाओगे। बिल्कुल, फिर सीधा हम लोग मूव ऑन करते हैं लेंस टॉपिक पे, डायरेक्टली मूव ऑन करते हैं
लेंस टॉपिक पे। और लेंस में आपको जो फोकस करके पढ़ना है, लेंस में जो आपको फोकस करके पढ़ना है, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए जो हर बार एग्जाम में छपने वाले डेरिवेशन। स्पेशल इस स्लाइड को जो मैं लिखने जा रहा हूं लेंस चैप्टर में, इंक्लूडिंग लेंस चैप्टर में, जस्ट नाउ जो इस स्लाइड में मैं लिखने जा रहा हूं 100% पूरी तरह से छपने वाले क्वेश्चन, इसको आप जरूर लिख लीजिए। 100% बेटा छपने वाले प्रश्न हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस स्लाइड में कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल 100% छपते हैं। भाई वो तो बेसिक था, प्रीवियस स्लाइड हमारी बेसिक थी बेटा कि ऑप्टिक्स में आपको इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए भैया देखिएगा। दो गोलीय पृष्ठों के बीच, दो गोलीय पृष्ठों के बीच अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र मतलब गोली पृष्ठों के बीच अपवर्तन कैसा होता है, या दो गोली पृष्ठ है तो उनसे अपवर्तन कैसे होता है। दो पृष्ठों के बीच गोली अपवर्तन का सूत्र, ये दो पृष्ठ का मतलब है डायरेक्टली वो लेंस की बात कर रहा है, सीधा सीधा वो लेंस की बात कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस में, किसी अवतल लेंस में अपवर्तन का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे प्रूविंग होती है। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन बेटा जो एग्जाम में बिल्कुल कॉपी पेस्ट छपता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट छपता है, देखिएगा। अवतल पृष्ठ, इसको तो नोट ही कर लो, अवतल पृष्ठ एवं उत्तल पृष्ठ से होने वाले, उत्तल पृष्ठ एवं अवतल पृष्ठ से होने वाले अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला के लिए अगर याद दिला दे आपको, अगर फॉर्मूला के लिए इस टॉपिक को याद दिला दूं तो बेटा फॉर्मूला होता है n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये प्यारा सा हमारा डेरिवेशन जो कि उत्तल और अवतल दोनों के लिए इंक्लूड होता है, जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। अगर बात करते हैं इसके अपवर्तन का फॉर्मूला, मतलब ये जो एबव रिलेशन लिखा है, तो इसके लिए जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं, बेसिकली जो हम लोग डेरिवेशन पढ़ते हैं 1 फोकस इज इक्वल टू 1n2 माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। ये रहा ऊपर वाले का डेरिवेशन, ये रहा नीचे वाले का डेरिवेशन। ये दो डेरिवेशन ऐसे हैं बेटा, यहां पर दो डेरिवेशन पढ़ोगे, लेंस का दो डेरिवेशन, और उत्तल और अवतल पृष्ठ का पढ़ोगे दो डेरिवेशन। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, निहायती इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है। इतना टॉपिक अगर आप पहले कवर कर लेते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन अगर इतना कवर कर लेते हो, न्यूमेरिकल प्योर यहीं से फंस जाता है। और इसके बाद अगर आज तक कुछ सवाल आया है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा कुछ बच्चों वाले सवाल, लेंस की क्षमता पावर इज इक्वल टू 1 फोकस, इस पे बेस्ड आया है। नहीं तो फिर पावर का दूसरा फॉर्मूला P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अगर n लेंस की क्षमता गिवन है, n लेंस की क्षमता गिवन है, तो उनके संयोजन का पावर क्या होता है, इसी फॉर्मूले से लगा लेते हैं। ये इंडिविजुअल पावर का फॉर्मूला है, ये लेंसों के संयोजन के लिए फॉर्मूला है। इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हैं, श्योर है यहीं से प्रश्न बन जाते हैं। जस्ट इसके बाद तुरंत मूव ऑन करते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द टॉपिक पर, जो कि प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है। अगर प्रश्न फंसता है बेटा तो ये जरूर पढ़ के जाइए, प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र। जितना भी टॉपिक बता रहा हूं एट प्रेजेंट अभी के जस्ट इस स्लाइड में, आज के इस सेशन में, पहला सेशन हमारा लेने का सिर्फ यही पर्पस है, पहला क्लास लेने का सिर्फ यही पर्पस है कि ऑप्टिक्स मैंने सडनली स्टार्ट किया है, तो कम से कम आज के सेशन में ये तो जान लो कि कहां कहां से प्रश्न बनते हैं, कहां कहां से न्यूमेरिकल आते हैं। और बाकी मैं चैप्टर वाइज ही डिस्कशन करूंगा, जैसे मिरर का सवाल 2-3 सवाल, डेरिवेशन खत्म चैप्टर, फिर अपवर्तन पढ़ेंगे 2-3 सवाल खत्म चैप्टर, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे 2-3 सवाल खत्म, लेंस के ये जितने मैं टॉपिक लिख रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ व्यू जितने लिख रहा हूं, इसके सवाल और खत्म टॉपिक। मतलब टॉपिक के तुरंत बाद सवाल, टॉपिक के तुरंत बाद सवाल, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता रहे और टॉपिक भी कवर होता चले और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कवर होता चले। इतने टॉपिक्स आप पहले फोकस करिए, बाकी फिर हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे, क्योंकि आज के क्लासेस में कुछ टॉपिक भी तो पढ़ना है।
हमें उन टॉपिक्स को भी खत्म करना है जो हम लेने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास में फास्ट वे में परावर्तन की पूरी कहानी समझेंगे, दर्पण की पूरी कहानी पर समझेंगे। जितना फास्ट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उतना फास्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आज के क्लास में बहुत डेरिवेशन तो नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा टॉपिक काम का होगा। ठीक है, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। अब यहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रोज ऐसे ही सेशन में आपको बता देंगे बेटा क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने बस रखा है। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पर्पज से, बिल्कुल आशु गुप्ता प्रेजेंट सर। बिल्कुल बेटा, जस्ट अभी मैंने सेशन कंटिन्यू किया है, मतलब अभी तक मैंने कंटेंट नहीं पढ़ाया था। इससे पीछे हमने कुछ बेसिक क्या क्या डेरिवेशन आपको पढ़ना है, मैंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे। अब यहां से मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले सिर्फ मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो चलिए अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पूरे ऑप्टिक्स का, पूरे ऑप्टिक्स का अगर एक नंबर का क्वेश्चन कहा जाए तो इस स्लाइड में मैं खत्म करने वाला हूं। उस स्लाइड का नाम है बेटा प्रकाश की परिभाषा क्या है। डायरेक्टली, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। थोड़ा सा 1 मिनट बेटा टाइम लूंगा, आप मतलब इधर देखते रहिए चीजें। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन पे कुछ कमी लगी तो मैं थोड़ा सा इधर चलिए सब कुछ बेहतर है। अब एक बार चेक कर ले, शायद आपको फुल विजिबिलिटी हो रही है थोड़ा सा। चलिए अब विजिबल होने लगा सारी चीजें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश क्या होता है और इसकी विशेषताएं। शॉर्टकट वे में बेटा इतने टॉपिक को खत्म करेंगे, क्योंकि कभी भी आप इस सेशन को देखो तो ये ना कहो कि हमारे लिए फालतू सेशन रह गया। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आए हैं, और लिखेंगे नहीं, ज्यादा छापेंगे नहीं, 2 मिनट के अंदर इनको खत्म करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लाइट क्या होती है। आप सभी को पता है प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमारे आंखों को संवेदित करती है और जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है। तो शॉर्टकट वे में अगर आप कहना चाहो डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन अगर शॉर्टकट वे में कहना चाहो तो आप बस इतना ही कॉपी में लिखना कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। मानते हो कि नहीं, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है भैया, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, और इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब शॉर्टकट वे में अगर हम कहें तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कहीं पर भी गमन करती है। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन, एकदम बेसिक। अब आगे चलते हैं भैया, शुक्रिया, धीरे धीरे सभी लोग जुड़ रहे हैं। रवि कुमार, शुक्रिया बेटा। अब देखिए रवि कुमार जी जस्ट लाइव आ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, जस्ट नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करें कि प्रकाश की विशेषताएं क्या हैं, तो जनरली मैंने आपको पढ़ाया है बेटा। पहली विशेषता प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आपको पता ही होगा। प्रकाश को हम लोग क्या मानते हैं, सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। शॉर्टकट पॉइंट, ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और क्या बोलेंगे, इसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, मतलब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और क्या कह सकते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लाइट होती है ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों प्रॉपर्टी शो करती है। ध्यान से देखिएगा बेटा, तीसरा विशेषता जो प्रकाश होती है ये परावर्तन प्लस अपवर्तन जैसी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। और ये जो परावर्तन और अपवर्तन घटना है ये इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश कैसी प्रकृति है, कणीय प्रकृति। क्योंकि परावर्तन और अपवर्तन ये ऐसा मतलब नेचर ऑफ लाइट है जो प्रकाश के कणीय प्रकृति को सिद्ध करता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। भैया फैक्ट विद दिव्यांशु भैया, आपका भी शुक्रिया, आपको भी हेलो गुड इवनिंग नमस्ते जो कहिए सब कुछ, ठीक है।
जो हमारा लाइट है ये परावर्तन और अपवर्तन गुण जब शो करता है तो ये कणीय प्रकृति को शो करता है। मैंने और एक पॉइंट ऑफ व्यू लिखवाया है, एक और पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे हम बोलते हैं विवर्तन, व्यतिकरण, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण जैसी घटनाओं को भी यह प्रदर्शित करता है। व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण, इन तीन नेचर को भी शो करता है। और यहां से आप समझ लीजिए ये तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं, ये तरंग प्रकृति को सिद्ध करते हैं। ये जो मैंने जस्ट अभी तीन एग्जांपल लिया, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये आपके तरंग नेचर को शो करते हैं। और इतने प्रॉपर्टीज के बाद, इतने प्रॉपर्टीज के बाद अगर हम आगे कहना चाहें तो हमारी नई विशेषता ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश द्वैती प्रकृति शो करता है, प्रकाश द्वैती प्रकृति शो करता है, दैट इज अ डुअल नेचर, लाइट कंसिस्ट डुअल नेचर। इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस सर कमेंट भैया पढ़ तो है कमेंट, अच्छा एक बार चेक कर लें, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं भैया, कमेंट पढ़ते तो हैं। अच्छा, ओ आशीष सर कमेंट भी पढ़ लो भैया, वैसे कंटेंट मुझे ज्यादा देना इसलिए कमेंट रीड नहीं करते हैं आप सब। देखो चार ही पांच लोग हो, अब क्या नाम ले, सबका नाम भी ले लिया, हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बाकी कोई डाउट हो तो बताइए भैया। और क्या है रवि कुमार सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको हम चेक कर लें, एक मिनट चेक कर लें। भैया सही तो है वॉइस, एक बार बेटा नेटवर्क वगैरह सही कर लो, वॉइस तो क्लियर आ रही है। भैया सही तो है वॉइस, एक बार बेटा नेटवर्क वगैरह सही कर लो, वॉइस तो रुकिए मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, शायद में भी हो सकता है, बेटा हल्का लग रहा है, हल्का सा कुछ सिस्टमेटिक आ रही है कुछ प्रॉब्लम। एक सेकंड में ट्राई कर लेता हूँ, एक सेकंड। मैं चेक कर ले रहा हूँ, रुक जाएगा थोड़ा सा बेटा, एक मिनट बस, हो सकता है कि वो थोड़ा सा। अब देख लीजिए बेटा, शायद सही हो गया, मुझे उम्मीद है कि शायद अब सही हो गया होगा। हेलो, अब क्या हमारी आवाज सही होगी एक बार? चलिए ठीक है भैया, चलिए ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, यहीं से टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लाइट की है दैट इज शोज डुअल नेचर। पांच बेसिक प्रॉपर्टी हमने समझ लिया, अगला हम ये भी समझ लेते हैं। देखो आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि जब भगवान हमें इस पृथ्वी पर भेजे थे, मतलब जब भगवान हमें नीचे भेजे थे, तो बेटा मानवीय आंखों की एक प्रकृति होती है, मानवीय आंखों का एक कंडीशन है कि ये सभी प्रकाश को नहीं देख सकते। तो वहां से एक पॉइंट आता है कि दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का मतलब होता है बेटा विजिबल रेंज ऑफ लाइट, जो हमारी आंखें विजिबल कर सकती हैं उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आप याद रखिएगा 390 नैनोमीटर से लेकर के अप्रोक्सीमेट 780 नैनोमीटर, मतलब जो दृश्य प्रकाश होता है जिसको हमारी साधारण आंखें देख सकती हैं, विजिबल रेंज ऑफ लाइट, ये बिलोंग करती है 390 से 780। अब यहां पे मैं कुछ फैक्चुअल डाटा की बात कर लूं, कुछ किताबें बेटा इसको ऐसे लिखती हैं 340 नैनोमीटर से 340 नैनोमीटर से 76 76 76 76 760 नैनोमीटर, कुछ किताबें ये लिखते हैं। और भी कुछ किताबें हैं जो इसको 360 नैनोमीटर से 75 नैनोमीटर, मतलब कई डाटा है, कई डाटा है, ये थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि लगभग, अगर मैं साधारण शब्दों में बोलूं तो ये नैनोमीटर में है, इसको कन्वर्ट करके एक लगभग रेशियो आप समझ लो 3400 से लेकर
लगभग 7900 के बीच में, एंगस्ट्रॉम के बीच में ये बिलोंग करता है। ऐसे समझो, ये डाटा एंगस्ट्रॉम में हो गया। क्योंकि आपको एक बात बताना, बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा, तो आधे बच्चे इसमें confuse होंगे। आस्था, गुड इवनिंग बेटा। आशा जी, सॉरी आस्था नहीं, आशा जी, क्षमा चाहता हूँ भैया, माफ कर दीजिएगा। आशा जी गुड इवनिंग आपके आने के लिए। चलिए देखिए, एक छोटा सा डाउट, एक छोटा सा डाउट, बहुत सारे बच्चों को नैनोमीटर का डाटा नहीं पता होता, तो मैं आपको बता रहा हूं, जो नैनोमीटर का डाटा होता है ये 3 डिजिट में होता है। ये देखिए 3 डिजिट में, ये कन्वर्जन है, बाकी कन्वर्ट करोगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन जब एंगस्ट्रॉम का डाटा आता है तो ये 4 डिजिट में हो जाता है, ये कुछ ऐसा। तो जो नीचे वाला डाटा है बेटा, ये एंगस्ट्रॉम में है, 3400 से 7900, ये आगे पीछे बिलोंग कर सकता है। ये 3400 वाला 3200 हो सकता है, और 7900 वाला 75 76 तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा अप डाउन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज, अकॉर्डिंग टू अदर ऑथर्स जो बुक की फिजिक्स वगैरह की हैं, वो अलग अलग लिखे हैं। एक अप्रोक्सीमेशन मैं बता रहा हूं। और नैनोमीटर की बात करूं तो आप इसको याद रखिएगा, 390 से 780, ये एकदम एग्जैक्ट डाटा है। ठीक है, 390 से 780। तो नैनोमीटर में भी मैंने बता दिया, रफली 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 थीम हमने बता दिया, और एंगस्ट्रॉम में भी मैंने ये नीचे वाला डाटा बता दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। गति प्रकृति हो गया, व्यतिकरण विवर्तन। एक बात और मुझे बताना बेटा, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं क्या? तो आप ये भी लिख दो, प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। बस इतना बहुत है। देखो, पढ़ाने को मैं और पढ़ा सकता हूं, कम से कम। बेटा साउंड क्लियर नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सही है बेटा, एक बार चेक कर लो, मैं भी शायद प्रॉब्लम, क्योंकि देखो मेरे फोन में बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए आपके सामने मैं सुना भी दे रहा हूँ, बिल्कुल वॉइस क्लियर बेटा। हो सकता है शायद फोन वगैरह, एक बार रिफ्रेश करके फिर से देख लो। हाँ यार, ये तो दिक्कत हो रही है वॉइस वगैरह, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है वॉइस। क्या करें इसके लिए, चलिए एडजस्ट करिए। हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बेटा, में भी कोई प्रॉब्लम होगी। चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बाकी हमने ट्राई किया सही करने का। हो सकता है कभी कभी बेटा, दो रीजन है, दो रीजन है। मौसम के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, नेट वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है, जैसे इस समय थोड़ा सा ठंड थोड़ा ज्यादा है, बाहर कुहेरा वगैरह टाइप है, तो कभी कभार उसके भी वजह से इफेक्ट पड़ता है, या नेट की स्पीड से बेटा दिक्कत होता है। क्योंकि माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलरेडी हम लोग इसी से क्लासेस लेते हैं, तो माइक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हो सकता है कि थोड़ा सा मतलब ड्यू टू नेटवर्क इशू या किसी और रीजन से बेटा हो रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाएं, नहीं तो फिर क्लासेस आगे कंटिन्यू हो पाए नहीं हो पाएंगी। देखो ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो आप। इस स्लाइड को आप बेसिकली स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर पाने के लिए, एक नंबर पाने के लिए अगर आप मिनिमम 7 विशेषताएं लिख देते हो और एक प्यारी सी डेफिनेशन लिख देते हो कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करती है, ये हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिसके वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, सफिशियंट है इतना डेफिनेशन। प्रकाश के बारे में इससे ज्यादा आप नहीं कह सकते। बाकी और डेप्थ में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत डीप में नहीं पढ़ा सकते, इससे रिलेटेड बहुत सारी बेसिक थियरीज हैं। लेकिन हम अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डायरेक्ट मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, और इनके विशेषताओं में ये 7 पॉइंट्स आप लिख देते हैं, सफिशियंट है। हाँ, अब अगर आप एक्स्ट्रा में जानना चाहें तो बस इतना कह दीजिए कि 1650 में न्यूटन साहब के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन का कणिका सिद्धांत। बस एक बेसिक आपसे इतना कह दूंगा कि न्यूटन का कणिका सिद्धांत था बेटा, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। और ये सिद्धांत न्यूटन साहब ने दिया था 1650 में, 1650 में, जहां पर इन्होंने इन सभी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया, और स्पेशली यहीं पर परावर्तन जैसी घटना और अपवर्तन जैसी घटना हमारे समक्ष पहली बार रखी गई। मतलब ये न्यूटन साहब का बहुत बड़ा अहम योगदान था, जिन्होंने पहली बार रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना को हमारे समक्ष रखा। और ये पॉइंट आप बेसिक जान सकते हैं। ठीक है, चलिए वॉइस वगैरह ठीक है, थोड़ा सा वो नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा, मैं खुद तो एक्सेप्ट कर रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो सकता है हल्का सा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। अब बेटा इसके बाद डायरेक्ट अगर मैं बात करूं, बिल्कुल डायरेक्ट एक रफली थीम आप समझ लो, रफली थीम, परावर्तन क्या होता है?
प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, डायरेक्टली हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन। मतलब प्रकाश आपने समझ लिया, तो जस्ट आफ्टर दिस सीधा मूव ऑन कर दीजिए प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और बहुत डेप्थ में नहीं, हल्का सा रफली थीम समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब हमारा प्रकाश स्रोत, ये देखिए आपके सामने मैं बना दे रहा हूं, ये हमने एक समतल सतह लिया, ये समतल सतह है, समतल सतह, समतल सतह है, और जो कि पॉलिशदार है, मतलब पॉलिश मतलब इसे पेंट किया गया, पॉलिशदार सतह है, ये पॉलिशदार है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें, ये मैंने छोटा सा सूरज बना दिया, सन, क्योंकि सन से बेहतरीन और कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं हो सकता प्रकाश का। तो जब कभी प्रकाश से आने वाली किरणें किसी समतल सतह पे गिरती हैं या टकराती हैं, मतलब प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें समतल सतह से टकराती हैं और टकरा करके वापस लौट जाती हैं, तो इस फिनोमिना को ही कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बचपन में आपने सुना होगा, क्लास 10th में आपने सुना होगा, बिल्कुल बेटा, बाउंस बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है। किसी समतल सतह से किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ से प्रकाश का आना, टकराना और वापस लौट जाना, ये फिनोमिना, ये प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। अब यहां पे आप ये भी समझ लो, हम बस ऐसे बेसिक पढ़ते हैं, हमें बेसिक पढ़ाया गया है, हमें बेसिक पढ़ाया गया है कि सतह को सदैव समतल रखो और पॉलिशदार रखो, ये कंडीशन नहीं है, ठीक है। इस ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कणों में परावर्तन होता है। बस होता क्या है कि जब आप समतल सतह लेते हो, जब आप पॉलिशदार सतह लेते हो, तो यहाँ पे बेहतर रिफ्लेक्शन मिलता है, मतलब लगभग 100% रिफ्लेक्शन हमें प्राप्त होता है। 100% रिफ्लेक्शन जो है वो अकर्स होता है, ठीक है। 100% रिफ्लेक्शन अकर्स, इसलिए बोला जाता है कि सतह को समतल रखो और पॉलिशदार रखो। बाकी एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जान लो, एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जान लो कि इस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में, इस ब्रह्मांड में निहित प्रत्येक वस्तुओं में परावर्तन होता है, चाहे वो खुरदुरा हो, चाहे वो चिकना हो, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिएगा, एक छोटा सा फिनोमिना आपको समझाते हैं कि जब हम किसी वस्तुओं को देखते हैं तो परावर्तन की घटना कैसे घटित होती है। एक बेसिक फिनोमिना आप समझ लो कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो वो घटनाएं कैसे घटित होती हैं, फिर तुरंत हम दर्पण पे कदम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दर्पण का टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, मैं एज्यूम कर लेता हूं ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे आप समझो, ये मैंने स्क्रीन पर लिख दिया कोई ऑब्जेक्ट, ये मैंने स्क्रीन पे लिख दिया कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, तो आपको कैमरे में दिख रहा है ना, आपको कैमरे में दिख रहा है ना, साफ साफ आप पढ़ ले रहे हो कि सर ने ऑब्जेक्ट लिखा है, नीचे वस्तु लिखा है। ये प्रोसेस कैसे होता है, तो आइए शॉर्टकट बताते हैं। देखो, इसका कंडीशन ये होता है, जब मानवीय आंखें किसी वस्तु को देखती हैं, जब हमारी मानवीय आंखें किसी वस्तु को देखती हैं, तो उसके पीछे का प्रोसेस समझो, उसके पीछे का प्रक्रिया समझो। जो प्रकाश होता है, प्रकाश, लाइट, ये प्रकाश सीधा सीधा वस्तु पे इंसिडेंट होती है, सीधा सीधा ये वस्तु पे क्या होती है, इंसिडेंट। मतलब जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं, जिस पदार्थ को हम देखना चाहते हैं, प्रकाश किरणें कहाँ गिरनी चाहिए, सीधा वस्तु पर। प्रकाश किरणें कहाँ गिरनी चाहिए भैया, सीधा वस्तु पे। और अब वस्तु से टकराएगा, वस्तु से किरणें टकराएंगी और ये किरणें हमारी आंखों में आनी चाहिए। ये किरणें हमारी आईज पे अगर गिरती हैं तो हम वस्तुओं को देख लेते हैं इजीली। प्रोसेस कहता है, फिनोमिना कहता है कि आने वाला प्रकाश पहले वस्तु पे गिरे, आने वाला प्रकाश पहले वस्तु पे गिरे, इस ऑब्जेक्ट पे गिरे, और टकराने के बाद आईज पे गिरे, हम पढ़ लेंगे। इस रूम में देखो हो क्या रहा है, जहां से मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, यहां पे ऊपर लाइट लगी है, उदाहरण के साथ समझा रहा हूं, ऊपर लाइट लगी है, वो लाइट से किरणें आती हैं, डिजिटल बोर्ड पे टकराती हैं, ऊपर लाइट लगा है, डिजिटल बोर्ड पे टकरा रहा है, और टकराने के बाद यही कैमरे में जा रहा है। मतलब मोबाइल कैमरे से हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो ऊपर लाइट लगा है, लाइट कहां पहले टकरा रहा है, इस डिजिटल बोर्ड पे, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है जो आप पढ़ पा रहे हो, और यहां से टकराने वाली सभी किरणें कैमरे पे जा रही हैं और उसी को आप देख पाते हो, ठीक है। ये बेसिक फिनोमिना। जस्ट आफ्टर दिस मूव ऑन करते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। अब हम लोग बात करते हैं दर्पण क्या होता है।
सॉरी सॉरी, देखो एक छोटा सा टॉपिक छूट गया, परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आइए देख लेते हैं 1 मिनट में। परावर्तन का नियम क्या कहता है? ये हमने एक ले लिया समतल पृष्ठ, ये हमारा है समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ प्लस पॉलिशदार। बस 1 मिनट में बेटा कंप्लीट करेंगे कि क्या होता है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम कहता है जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये किरणें वापस चली गई, बीच में हमने ये अभिलंब ड्रॉ कर दिया, दिस इज नॉर्मल, एन का मतलब है अभिलंब। चलिए देखिए, ये है हमारा अभिलंब, नॉर्मल किसी सतह के परपेंडिकुलर होता है अभिलंब। ये आने वाली किरणें हैं इसलिए इसका नाम है आपतित किरण, आपतित किरण। ये जाने वाली किरण है और इसीलिए इसका नाम है परावर्तित किरण, इसीलिए इसका नाम है परावर्तित किरण। बेसिकली हमने पढ़ा है बेटा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं याद दिलाने का कोशिश करता हूं, बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि ये आपतित किरण, परावर्तन का पहला नियम कहता है, परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब, ये देखो अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ठीक है। आने वाली आपतित किरण, अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। या फिर इसी को ऐसे कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो कट करने वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दूसरी लैंग्वेज ये भी कहती है आपतित किरण, पहला आपतित किरण, फिर इसके बाद आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होंगे। ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ सेज आपतित किरण, फर्स्ट लॉ सेज आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एवं परावर्तित किरण, एवं परावर्तित किरण, एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये है हमारा फर्स्ट लॉ, ये है हमारा बेसिकली फर्स्ट लॉ। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट वे में, शॉर्टकट वे में कि सेकंड लॉ क्या होता है। तो सेकंड लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड लॉ कहता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस एंगल इज एंगल आई एंड ऑल्सो दिस एंगल इज एंगल आर, ठीक है। तो सेकंड लॉ सीधा सीधा कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। बस ये बेसिक कवर हो गया, अब इतना सफिशियंट है। भैया जिनको नोट्स चाहिए, मैं स्पेशली बोल रहा हूं बेटा, जिस भी बच्चे को नोट्स चाहिए प्लीज आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ना टेलीग्राम पे जाने की जरूरत है, ना किसी चैनल पे जाने की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे, जाके नोट्स पड़ जाएगा। आज हमारी पहली क्लासेस है इसलिए नोट्स प्रोवाइड अभी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी तुरंत क्लासेस लगी हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो रिटन फॉर्मेट में वहां पे सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा मिरर की। सीधा अब हमारा टॉपिक कवर हो गया, अब आते हैं मिरर पे। दर्पण क्या होता है, व्हाट इज मिरर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं, और ये 1 शॉर्ट क्लासेस हैं, 1 शॉर्ट रिवीजन पर डे, 1 घंटे 1 आवर 2 आवर ऐसे पढ़ाएंगे। सिंपली आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और एग्जाम के आने वाले सारे प्रश्न को मैं कवर करने वाला हूं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो या फिर रेफरेंस बुक हो या फिर एनसीईआरटी हो, बेटा सबको मिक्स करके पढ़ाऊंगा, बस भरोसा रखिए। क्लासेस आप करिए, आपका टॉपिक कवर होगा, मुझे इतना पता है, ठीक है। चलिए मिरर के बारे में आपको जरूर बिल्कुल भैया बिल्कुल मिल जाएगा। देखो अभी नहीं, सुन लो बेटा, 12 घंटे वेट कर लीजिए, मैंने बोला ना श्योर है मिल जाएगा। क्या नाम है आपका बेटा, रिहान सिद्दीकी। भैया मैं बिल्कुल दे दूंगा, श्योर है। बस 12 घंटे बाद आप कल के क्लास में आके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले लीजिएगा, नोट्स आपको पड़ा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिरर क्या होता है बेटा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रॉब्लम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान से सुनिएगा।
देखो 90% बच्चे जानते हैं, 90% बच्चे जानते हैं कि जो फेस देखने वाला मिरर होता है सर उसी को दर्पण कहते हैं, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं। बेटा ये डेफिनेशन कभी मत भूलना, जिस जिस क्लासेस में मैंने पढ़ाया है, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर कोई भी ऑनलाइन क्लासेस हो, एक शब्द मैं जरूर बोलता हूं कि बेटा दर्पण की परिभाषा ये भूल के कभी मत देना कि चेहरा देखने वाला शीशा दर्पण कहलाता है, भूल के भी मत बोलना, ठीक है। अगेन आपको बाउंड कर रहा हूं, अगेन आपको रिस्ट्रिक्टेड कर रहा हूं, भूल से भी एग्जाम में ये डेफिनेशन मत लिख के आना कि चेहरा देखने वाला शीशा दर्पण कहलाता है, ठीक है, भूल से भी मत लिखिएगा। अब परिभाषा सुनो, अब परिभाषा सुनो, हमारी परिभाषा सुनो। अभी हमने टॉपिक पढ़ाया परावर्तन, एक बार कमेंट में कह दो बेटा अभी हमने परावर्तन पढ़ाया कि नहीं, बस एक बार यस कर दो, एक बार यस कर दो, अभी हमने कमेंट में परावर्तन पढ़ाया कि नहीं, जस्ट अभी। जिन बच्चों ने परावर्तन पढ़ा डेफिनेशन यहां से समाप्त, ठीक है। जिस सतह पर, जिस सतह पर, जिस पृष्ठ पर, जिस सतह पर, जिस पृष्ठ पर अथवा जिस तल पर, तल पर परावर्तन की घटना होती है, परावर्तन की घटना घटित होती है, परावर्तन की घटना, जिस तल पर, जिस वस्तु पर, जिस पृष्ठ पर परावर्तन की घटना घटित होती है, उन प्रत्येक वस्तु को हम दर्पण कहते हैं। ऐसा प्रत्येक पदार्थ, ऐसा प्रत्येक वस्तु, ऐसा प्रत्येक सतह जहां पर परावर्तन की घटना होती है, जो जो रिफ्लेक्शन करता है वो मिरर है। आपके सामने प्रमाण दिखाऊं, देखो आपको डिजिटल बोर्ड पे कहीं ना कहीं आपको एक बिहाइंड द सीन कुछ चीजें दिख रही होंगी, जैसे वॉल दिख रहा होगा या मे भी हमारा डबल, देखो मैंने हाथ किया है आपको सामने दिख रहा है जस्ट स्क्रीन पर। तो बेटा ये जो स्क्रीन है, ये जो ग्लास की स्क्रीन है, ये मिरर है। क्यों? क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां रिफ्लेक्शन हो रहा है। कोई भी ऐसा पृष्ठ, जैसे जल की सतह, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल आप समझ लो, इजी एग्जाम्पल, कांच का सतह, कांच का पृष्ठ, ठीक, कांच का पृष्ठ क्या होता है, पर मिरर होता है, मतलब दर्पण होता है। जल का सतह, जल का सतह मिरर होता है। दीवार की सतह, दीवार जो वॉल होती है ना, वॉल भी आपका मिरर है। मतलब सीधा सीधा बस तुम इतना कह दो बेटा, सीधा सीधा इतना कह दो, ऐसा प्रत्येक पदार्थ, ऐसी प्रत्येक वस्तुएं जो परावर्तन की घटना घटित करवाती हैं वही दर्पण कहलाती है, ठीक है। कंप्लीट हो गया। मिरर आर टू टाइप, आपको बेसिक पता होगा, मिरर आर टू टाइप, दो प्रकार के दर्पण इस ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। एक होता है गोली, एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। एक होता है गोली, एक होता है समतल। एक होता है गोली, एक होता है समतल। गोली वाले को स्फेरिकल कहते हैं, समतल वाले को प्लेन मिरर कहते हैं। इन शॉर्ट इसको हम लोग प्लेन मिरर कहेंगे और इसको हम लोग स्फेरिकल कहेंगे, स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब मुझे बताना बेटा, गोली दर्पण अगेन दो प्रकार के हो जाएंगे, एक उत्तल और एक अवतल। तो आइए फास्ट वे में इस मिरर को भी कवर कर लेते हैं। ऐसा पृष्ठ, ऐसा सतह जो परावर्तन की घटना घटित कराता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। सफिशियंट है इतना। इसके बाद शॉर्टकट वे में आप समझ लो, एक होमवर्क आप लोग को देने वाला हूं आज ही के सेशन में, पहले टॉपिक्स को कवर कर लिया जाए, फिर देखो पहले एक तरफ अवतल लिख दें, अवतल, ये हमने लिख दिया अवतल दर्पण, और एक तरफ हम लिख दें उत्तल दर्पण। सिर्फ लिखने के साथ ही बेटा आपका डेफिनेशन समाप्त, लिखने के साथ ही आपका डेफिनेशन समाप्त। सर कैसे? आइए जरा प्यार से पढ़ते हैं, आइए जरा डेफिनेशन को प्यार से पढ़ते हैं। ये देखो अवतल में अ शब्द छुपा है, तो अ से लिख दो अंदर, अ से लिख दो अंदर, और यहां देखो ऊ से उत्तल लिखा है, तो उत्तल का मतलब होता है उभरे हुए सतह पे या बाहर के सतह पर, उभरे हुए सतह पर। डेफिनेशन समाप्त। ऐसा गोली दर्पण, आप जरा यहां पे देखो बेटा, गोली का ही तो दो टाइप होता है, अवतल उत्तल। भैया गोली का ही तो दो टाइप होता है, एक अवतल और एक उत्तल। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसमें अंदर की ओर परावर्तन होता है, अंदर की ओर परावर्तन,
तो वो अवतल कहलाएगा, और जिसमें बाहर की तरफ परावर्तन होगा, उभरे हुए सतह पे होगा, वो उत्तल कहलाता है। सर डायग्राम कैसा होगा? आइए डायग्राम को भी कॉन्सेप्चुअल वे में समझते हैं। बेटा एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है रट्टाफिकेशन। आइए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लाइफ टाइम कभी भूलो ना। खोखले कांच का गोला ये हमने बनाया, ये देखो, एक हमने खोखले कांच का गोला बनाया, और फिर हमने इस खोखले कांच के गोले को बीच से काट दिया। ये देखो मैंने बीच से काट दिया, इस खोखले कांच के गोले को हमने बीच से काट दिया। तो परिभाषा कहता है खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग जहां परावर्तन की घटना घटित होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। मतलब एक क्लास 10th की परिभाषा आपने पढ़ा होगा कि खोखले कांच का कटा हुआ भाग जिसके भीतर परावर्तन की घटना होती है उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो हमने एक खोखले कांच का कटा हुआ भाग लिया। अब कटा हुआ भाग लेने के बाद मैंने बीच से कट कर दिया। अब आओ देखो, आपको करना क्या था बेटा, जब आपने खोखले गोले को काटा, ये छोटा सा बना दे रहा हूं, खोखले गोले को ऐसे काट दिया बीच से, तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया। आपने जब गोले को बीच से काटा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये बन गया। एक एक लाइन, एक एक शब्द ध्यान से सुनते जाना बेटा, सब पत्थर की लकीर पढ़ा रहा हूं। एक एक लाइन ऐसी है जो सुन लोगे, लाइफ टाइम कभी गलती नहीं करोगे, प्लीज अच्छे से सुनते चलना। जब हम लोग बेटा, जब हम लोग पारे की कलई या फिर कोटेड लेयर, जब हम लोग पारे की कलई या कोटेड लेयर बाहर के तरफ करते हैं, मतलब कि बाहर के तरफ जब हम पेंट कर देते हैं तो अपवर्तन की घटना अंदर की ओर घटित होती है। ये मैं नहीं कहता, कॉन्सेप्ट कहता है। जब किसी खोखले कांच के गोले पर बाहर की तरफ आप पेंट करते हो, बाहर की तरफ पेंट करते हो, तो अंदर वाला पृष्ठ परावर्तन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट कहता है जब आप किसी खोखले कांच के गोले पर बाहर कलई करो, बाहर बाहर की तरफ आपने कलई कर दिया, कलर चेंज करके थोड़ा डिफरेंट वे में लिख दें। ये जो बाहर वाला पृष्ठ है ये कलई हुआ है। कलई का मतलब होता है कलर चढ़ाना, कलई का मतलब होता है कलर चढ़ाना, या फिर इसी को मैं कहता हूं कोटेड लेयर। इसको आपने कोटेड लेयर बना दिया, कोटेड लेयर। बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट हाई स्कूल में नहीं क्लियर होता, फिर से सुन लो। आपने एक गोला लिया, खोखले कांच का कटा हुआ भाग लिया, बाहर की तरफ आपने पेंट कर दिया, बाहर के सतह पे। जैसे तुमने बाहर की लेयर कोटेड किया, ये बाहर का पृष्ठ, जैसे तुमने बाहर का लेयर कोटेड किया तो आपको पता है अंदर वाला पृष्ठ कैसा हो जाएगा। आपने बाहर कोटेड लेयर चढ़ाया तो परावर्तन की घटना अंदर होने लगेगी। अब कॉन्सेप्ट देखो, यहां पे मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं, ये अंदर के साइड परावर्तन हो रहा है, ये देखो अंदर के साइड परावर्तन। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना भीतर होता है अथवा परावर्तक पृष्ठ बाहर पाया जाता है। जो भी कह दो, आप ये कहोगे कि ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना, परावर्तन की घटना अंदर की तरफ होता है, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना तो अंदर हो लेकिन परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ पाया जाता है, उस दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रख रहा हूं बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। एक प्लास्टिक की बॉल लो, मन में सोच लो, प्लास्टिक का बॉल मतलब खोखला कांच का गोला। अगर तुमने बाहर पेंट कर दिया तो अंदर रिफ्लेक्शन होगा, और अगर अंदर पेंट कर दिया तो बाहर रिफ्लेक्शन होगा। तो एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना अंदर होती है, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना अंदर होती है अथवा परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उस दर्पण को कहते हैं गोली दर्पण। तो क्यों ना भैया इसको शॉर्टकट में लिख लिया जाए। अगर आपको नाराजगी ना हो तो चलिए भैया शॉर्टकट में लिख लेते, क्योंकि कितना भी शॉर्टकट कुछ तो लिख दिया जाए, कंटेंट कुछ तो कंटेंट लिख दिया जाए ताकि बच्चों जब भी पढ़ें तो कुछ तो समझ में आए। चलिए आइए आगे इसमें लिख लेते हैं, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर की ओर, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन अंदर की ओर
परावर्तन अंदर की ओर या फिर परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, इसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। ऐसा गोली दर्पण जिसमें रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इनसाइड, रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर्स इनसाइड, केंद्र के तरफ होता है, उस गोले के केंद्र के तरफ होता है, वो कहलाता है हमारा अवतल दर्पण। अब इसी का अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट आ जाओ, देखो एक खोखले कांच का कटा हुआ गोला बनाए, ये देखो खोखले कांच का कटा हुआ गोला। अब यहां पे हम लोग पेंट करेंगे बेटा अंदर, यहां पे हम लोग पेंट करेंगे अंदर, ये देखो हमने अंदर की तरफ ये कोटेड लेयर चढ़ा दिया, ये देखो हमने अंदर की तरफ कोटेड लेयर चढ़ा दिया। तो अंदर की तरफ कोटेड लेयर चढ़ाने से क्या हो गया बेटा, अंदर की तरफ कोटेड लेयर, लिख दो इसको, इस बात को लिख दो, जो अंदर वाला है ये क्या है, कोटेड लेयर, कोटेड लेयर, ये कलई किया गया है, अंदर की तरफ क्या कर दिया हमने, कलई, इसको हमने पॉलिशदार सतह बना दिया। तो जब अंदर की तरफ कलई हो गया, जब अंदर की तरफ कलई हो गया, ये अंदर वाला पृष्ठ हमने कलई कर दिया, कलई का मतलब कलर चढ़ाना, कलई का मतलब होता है बेटा कलर चढ़ाना, ये हमने अंदर की तरफ पेंट कर दिया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ हमने कलई कर दिया, तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना कहां हो जाएगा, बाहर की तरफ। परावर्तन की घटना ये देखो बाहर होगा, यहां परावर्तन की घटना यहां होगा बाहर की तरफ, परावर्तन की घटना हम लोग बाहर की तरफ देखेंगे, ये देखो उभरे सतह पे, परावर्तन की घटना कहां पे दिखाई देगा हमें, उभरे हुए सतह पे, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, ये डेफिनेशन जस्ट इसका अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट। सर लॉ क्या कहेगा, सर लॉ क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, आ जाओ लॉ क्या बोलेगा, चलिए इनका लॉ लिख लेते हैं, बेसिक डेफिनेशन, अरे यार ऊपर चलो, ये भी परेशान करता है डिजिटल बोर्ड भी कभी कभी, चलो लिख लेते हैं, ऐसा गोली दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोली दर्पण जिसमें परावर्तन की घटना बाहर की ओर, जिसमें परावर्तन की घटना बाहर की ओर, परावर्तन की घटना बाहर की ओर, या फिर परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर होता है, अंदर अंदर होता है, ये कहलाता है हमारा उत्तल दर्पण। बेसिक डेफिनेशन एकदम बेसिक, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर, अगर यहां तक क्लियर है तो इन सारे टॉपिक को, ये जो भी मैंने लिखा है, जो भी मैंने लिखा है मैंने लिख दिया, मैंने समझा दिया, आपको चीजें समझ में आ गई, फिर भी मैं जबरदस्ती में इसको डिलीट मारूंगा, एक बार और लिखूंगा, एक बार मैं और लिखूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है। तो ये रहा अवतल और इधर रहा उत्तल, ठीक है। एक बार बस और सीख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखो मैंने बनाया अवतल दर्पण, अगेन ये हमने बनाया अवतल दर्पण, ठीक है। और इसमें हम कोटेड लेयर कहां चढ़ाएंगे बेटा, बाहर, देखो कोटेड लेयर ये हमने बाहर कर दिया, क्योंकि जब हम लोग कोटेड लेयर बाहर करेंगे, जब कोटेड लेयर बाहर करेंगे तो परावर्तन की घटना कहां घटित होगी, अंदर की तरफ। जब कोटेड लेयर हम लोग बाहर करेंगे तो परावर्तन अंदर की तरफ होगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, रे डायग्राम से भी हम देख लिए, ये देखो पहली किरण ये ऐसे गई टकरा के इधर, ये ऐसे गया टकरा के इधर, तो ये है हमारा अवतल दर्पण, जहां पे ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, कोटेड लेयर, मतलब कोटेड लेयर हमारा बाहर साइड है, और अंदर की तरफ परावर्तन की घटना, भीतर की तरफ परावर्तन की घटना। इसी का इसी का जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट उत्तल दर्पण देख लो, उत्तल दर्पण ये हमने एक बनाया मिरर, और हमने इसमें कोटेड लेयर कहां करेंगे, अंदर, यहां कोटेड लेयर कहां करेंगे, अंदर। जब हम लोग अंदर की तरफ कोटेड लेयर कर देंगे तो रिफ्लेक्शन फिनोमिना कहां होगा बेटा, उभरे हुए सतह पे, ये देखो उभरे हुए सतह पे। जब किसी गोले पर, जब किसी खोखले कांच के गोले पर ऊपर वाले सतह पे परावर्तन होगा तो उत्तल, ऊपर वाले सतह पे,
उत्तल, और अंदर वाले सतह पे परावर्तन तो अवतल। और इसी कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बेटा बड़े वे में ऐसे भी बना सकते हैं। देखो कैसे, सेम इसी डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं। देखो ये हमने गोला बनाया बड़ा सा, ये देखो हमने एक गोला बनाया, और इस गोले में ये हमने गोला बनाया, इसमें परावर्तन अंदर हो रहा है। ये देखो एरो के हिसाब से, देखो एरो के हिसाब से परावर्तन अंदर हो रहा है, दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है बेटा, ये अंदर की तरफ परावर्तन हो रहा है। डायग्रामेटिक वे में समझो, डायग्रामेटिक वे में अंदर की तरफ परावर्तन हो रहा है। ये देख लो, जितनी रेज मैंने बनाया है ये सब अंदर की तरफ रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, अंदर की तरफ। तो इस डायग्राम को कहेंगे अवतल दर्पण। और जस्ट इसी का सगा भाई, जस्ट इसी का एकदम सगा भाई, ये देखो हमने बनाया उत्तल दर्पण, और यहां पे रिफ्लेक्शन बाहर की तरफ होगा। यहां पे रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन की घटना बाहरी सतह पे होगा। ये देखो यहां किरणें आएंगे और टकरा के चली जाएंगी। देखो ऐसे, ये आई और टकरा के ऐसे चली गई, किरणें आई और टकरा के ऐसे चली गई, किरणें आई और टकरा के ऐसे चली गई, किरणें आई और टकरा के ऐसे चली गई। तो ये आपको समझ में आ रहा है? ऊपर अगर परावर्तन हुआ मतलब ऊपर किरणें आई और ऊपर से वापस चली गई, उत्तल, ये हो गया हमारा उत्तल। और अगर अंदर टकराने का प्रोसेस हुआ, अगर अंदर की तरफ किरणें टकराई, तो ये अवतल। बातें क्लियर? यहीं पे बेटा होमवर्क लिख लीजिए, बेटा यहीं पे आप एक होमवर्क लिख लीजिए। ये सेशन थोड़ा सा अभी और आगे जाएगा, थोड़ा सा और आगे जाएगा। यहां पे आपका एक होमवर्क है, नहीं होगा तो मैं कल के क्लास में तुरंत पढ़ा दूंगा बेटा। सबके लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क है, जरूर इसको तुरंत जाके कवर कर लीजिएगा। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, 1 मिनट से भी कम टाइम। वही प्रश्न लिखवा रहा हूं जो आया हुआ एग्जाम में। देख लो भैया क्या प्रश्न आता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यही पूछता है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग, अवतल दर्पण के दो उपयोग, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखो। अर्चना कुमारी बेटा आप भी आ गए हो लाइव, शुक्रिया आपका जस्ट हमारे सेशन से जुड़ने के लिए, गुड इवनिंग। और दूसरा क्वेश्चन होता है उत्तल दर्पण के दो उपयोग, उत्तल दर्पण के दो उपयोग। बस यही आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन छोटा सा होमवर्क जो रट्टाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको तो आप कवर कर ही सकते हैं। हमने दर्पण समझ लिया, हमने परावर्तन समझ लिया, हमने प्रकाश की विशेषताएं समझ लिया। बस इसका रिटन फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत जल्दी नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, मैक्सिमम विद इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं, यहां से अपना कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। बेसिक बेसिक फिनोमिना था। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, मैं अभी भी कह रहा हूं बेटा, हो सकता है, बिल्कुल संभव है कि जब आप प्रेशर में होते हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे कि अंदर परावर्तक पृष्ठ, बाहर परावर्तक पृष्ठ, बाहर परावर्तक पृष्ठ, अंदर परावर्तन, ये सब कंफ्यूजन करे तो एग्जाम में सीधा लिख देना, बस इतना लिख देना, ऐसा गोली दर्पण जिसमें अंदर की तरफ परावर्तन होता है, अवतल दर्पण, और ऐसा गोली दर्पण जिसमें उभरे सतह पे परावर्तन होता है, उत्तल दर्पण। बस इतना जंजाल बताने की जरूरत नहीं है। और चित्र हमारा बना देना, ये प्यारा सा बना है, डायग्राम बना देना, खत्म। अगर फंस जाते हो बेटा, हर रास्ता बताता हूं, कॉन्सेप्ट भी बताता हूं, बचने का रास्ता बताता हूं। अगर एग्जाम में भूल जाओ तो ट्रिक याद रखना, अ से अवतल अंदर की तरफ परावर्तन, उ से उभरा मतलब बाहर की तरफ परावर्तन, खत्म कहानी। ठीक है, यूजेस आपको कवर करना है जस्ट आफ्टर दिस। इसके बाद बात करते हैं बेटा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सीधा सीधा कदम रखते हैं रेखीय आवर्धन पर। क्लास 12th के बच्चों को अगर कुछ पढ़ना चाहिए तो दर्पण के तुरंत बाद आप कदम रख दो रेखीय आवर्धन टॉपिक पे। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन शॉर्टकट वे में एक प्यारा सा फॉर्मूला लिखता हूं, तुरंत आप सभी के जबान से आंसर याद आ जाएगा। m इज इक्वल टू आई बाई ओ, m इज इक्वल टू आई बाई ओ। सभी को पता है रेखीय आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल m बराबर होता है आई बाई ओ, जहां पर i का सामान्य अर्थ होता है, जहां पे i का सामान्य अर्थ होता है
प्रतिबिंब की ऊंचाई, जहां पर m का साधारण अर्थ होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और o का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। और आपको बता दे बेटा, अगर यहां से प्रश्न आया है तो क्या आया है, अगर इस टॉपिक से प्रश्न आया है तो सुन लो परिभाषा लिखने का तरीका। किसी गोली दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। पहले सुन लो, एक एक नंबर का प्रश्न सारा कवर कर रहा हूं। रेखीय आवर्धन में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, परिभाषा पूछा जाता है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, तुरंत बेटा जवाब दे दो। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं रेखीय आवर्धन। और बेहतर लिखना है तो दो शब्द बढ़ा दो, किसी गोलीय दर्पण के सामने रखे गए प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। नोट करके कॉन्सेप्ट लिख लो बेटा, नोट करके कॉन्सेप्ट लिख लो, नोट करके। ये आया हुआ प्रश्न यही है जो मैं अभी बोल रहा था ना, आया हुआ प्रश्न यही है, आया हुआ प्रश्न। अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव, अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक है, अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक है तो कौन सा दर्पण होता है, तो जवाब दोगे वो दर्पण उत्तल दर्पण होगा। अगर रेखीय आवर्धन धनात्मक है, आया हुआ प्रश्न, तो रेखीय आवर्धन का धनात्मक होना मतलब कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। और अगर रेखीय आवर्धन निगेटिव है, अगर रेखीय आवर्धन का मान ऋणात्मक है बेटा, तो इस शर्त में जो हमारा m होगा, इसको देख करके हम बोलेंगे कि ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण। यही प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जो धनात्मक आवर्धन बनाता है और कौन ऋणात्मक बनाता है। बिल्कुल सही बेटा, m इजिकल टू आई बाई ओ इजिकल टू माइनस ऑफ वी बाई यू। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया रवि सिंह आपका जवाब देने के लिए। जस्ट मैं वही फॉर्मूला लिखने जा रहा था जो आपने लिख दिया। ये दो प्रश्न कवर करने के बाद हम आपको एक बात और बता दें, दर्पण फॉर्मूले में जब न्यूमेरिकल की बात आती है तो हम एक प्यारे फॉर्मूले से वाकिफ हो जाएंगे, सुनिएगा। जनरली हमें पढ़ाया जाता है m इज इक्वल टू आई बाई ओ, लेकिन जब इसका डेरिवेशन होता है तो ये फॉर्मूला समतुल्य होता है माइनस ऑफ v बाई यू के। चलिए रवि भैया, अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा था। रेखीय आवर्धन का न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है आई बाई ओ, लेकिन जब इसका सत्यापन करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो ये डाटा बराबर आता है माइनस ऑफ v बाई यू के, जहां पे v का सामान्य अर्थ है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, कुछ भी कह लो, प्रतिबिंब की दूरी या फिर प्रतिबिंब की बनने वाली स्थिति, और जहां पे u का सामान्य अर्थ है वस्तु की दूरी या दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की स्थिति, जो भी कह लो, ठीक है। स्थिति और दूरी दोनों सेम होता है, जहां पर v का सामान्य अर्थ है प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब है वस्तु की दूरी, और लेंस में बस यही धनात्मक हो जाता है, तो लेंस का रेखीय आवर्धन आपका प्लस में जवाब हो जाता है। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए। और अगर सवाल की बात करें तो यहीं पे मैं कवर कर लेता हूं, क्या नया स्लाइड लिया जाए, क्या नया स्लाइड लिया जाए, यहीं पे मैं कवर कर लेता हूं एक प्यारा सा फॉर्मूला जिसको हम लोग दर्पण सूत्र कहते हैं। तो ये आपके एग्जाम में काम का मतलब एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, इसलिए आप उसको भी देख लीजिए। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं दर्पण फॉर्मूला। मैं थोड़ा सा अलग वे में लिख दे रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ पाओ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं दर्पण का सूत्र, मिरर फॉर्मूला, दर्पण का सूत्र, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला बड़े इजी वे में कहता है 1/फोकस इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सिंपल सा मिरर फॉर्मूला कहता है 1/फोकस इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पे f का मतलब है फोकस दूरी, f का मतलब है फोकस दूरी, जहां पे f का मतलब है फोकस दूरी और u का मतलब है वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति,
वस्तु की दूरी या फिर वस्तु की स्थिति, और v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति। अब बात रही लगभग एक वन शॉट रिवीजन में, मैंने दर्पण का परावर्तन मैंने पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है, देखो गड़बड़ लिख दी है, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, चलिए लगभग अगर मैं बात करूं बेटा, दर्पण के फॉर्मूले से रिलेटेड मैंने वही टॉपिक बताया जो एग्जाम में आता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है सर कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो अब आज के सेशन को हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा। उसका वजह है बेटा, 1 आवर के क्लासेस में मैंने लगभग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे दिए हैं। कल के क्लास में आप ध्यान से समझिएगा, कल के क्लास में हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे रे डायग्राम के बारे में, मतलब खास तौर पे क्या कहते हैं उसको, किरण आरेख रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। और रे डायग्राम बनाना सीखने के बाद उसके मिरर फॉर्मेशन को याद रखना पड़ता है, मिरर फॉर्मेशन को, और मिरर फॉर्मेशन जैसे कवर हुआ तुरंत हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। तो अब आज का सेशन बस यहाँ पे कंप्लीट, पूरा परावर्तन मैंने समाप्त कर दिया। परावर्तन क्या होता है, बेसिक फिनोमिना, जब किसी पृष्ठ से, जब किसी सतह से प्रकाश किरणें आती हैं, टकराती हैं, वापस लौट जाती हैं, तो ये कहलाता है परावर्तन। ठीक है, सिंपल सा। और परावर्तन जहां घटित होता है उसको हम लोग दर्पण कहते हैं। दर्पण का प्रकार पढ़ लिए, दर्पण का सूत्र पढ़ लिए, दर्पण का रेखीय आवर्धन पढ़ लिए। मतलब आज के क्लासेस में लगभग हमने बेटा मिनिमम से मिनिमम 13 नंबर में से 2 से 3 नंबर का बेसिक कवर कर लिए हैं। 13 नंबर में से 2 से 3 नंबर, लगभग 2 नंबर कह लो, 2 नंबर का सेशन आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हाँ, ऑब्जेक्टिव बनेगा, लॉन्ग बनेगा, नहीं मालूम बेटा। बिल्कुल करवा देंगे भैया, बिल्कुल करवा देंगे भैया। मॉडल पेपर आपको चाहिए ना, बहुत जल्दी वो भी सुविधा मिलने वाली है, श्योर है बेटा। 100% मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा, श्योर है। एक दिन, मुश्किल से 1 या 2 दिन वेट करिए, 1-2 दिन के अंदर वो भी अलग से सेशन शुरू हो जाएगा। एक तरफ मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे, एक तरफ हम लोग थियरी भी पढ़ेंगे, उसका अलग से सेशन लेके आऊंगा बेटा। बस जस्ट वेट करिए, बहुत जल्दी उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है। ऑफलाइन के बच्चे हमारे जान रहे, भी हाल ही में मैंने परसों डिसाइड किया था कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा बहुत जल्दी। हो सकता है कि आज या कल में आपको, मतलब आज तो अब नहीं, कल के डेट में शायद एक आध मॉडल पेपर मिल जाए, तो बहुत जल्दी बेटा वो भी कवर करवाने वाला हूं, श्योर है। मॉडल पेपर लाइव डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए अब आज के सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बस आप सभी से एक ही विनम्र अनुरोध है, अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट को वाकई में दिल से पढ़ते हैं, थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं, तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं एक बार बस बुक टच कर लीजिए। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं अभी ताजा ताजा है, आपके दिमाग में है, फास्ट वे में एक बार बुक देख लीजिए, और इसके बाद कल का सेशन रे डायग्राम थोड़ा सा पढ़ के आइए, नहीं तो फिर मैं लाइव सेशन में कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। और आपको पता है कि कॉन्सेप्ट डिटेल वे में ही पढ़ाऊंगा, तो कल की क्लासेस हार्ड हैं, लेकिन रे डायग्राम पढ़ने जरूर आइएगा, ये नहीं कि सेशन को स्किप मार दो। चलिए ठीक है, आज की क्लासेस यहाँ पे कंप्लीट करते हैं बेटा। शुक्रिया आप सभी का हमारे इस प्यारे से सेशन से बनने के लिए। सभी बच्चे जो भी हमारे लाइव सेशन से जुड़े थे, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, सभी को तहे दिल से शुक्रिया। चलिए आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए और मजे से पढ़िए।